मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के नारहट विलेज से कृष्ण नायक स्वागत करता हूं आपके आज की टॉपिक प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या कहा गया है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखिए उदाहरण 1 क्या था। देखिए उदाहरण 1 में इस प्रकार की कंडीशन दी गई थी और इन दोनों क्वेश्चन का जो समीकरण बना था वो देखिए ये बना था। क्या बना था? x² - 45x प्लस 324 बराबर 0। दूसरे को वाले क्वेश्चन का समीकरण क्या बना था? x² - 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरणों को, इसको और इस वाले को हल करना है। देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यही दिया गया है। चलिए हल करते हैं। चलिए देखिए तो उदाहरण नंबर पहले का पहला ये हमारा इस प्रकार का समीकरण बन रहा था। अब इस 324 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 324 ही आए और जोड़ने और घटाने पर कितने आए? 45x आए। तो इसे हम ऑफ कैमरा पर करेंगे जिससे वीडियो अधिक लंबी ना हो। देखिए जैसे 36 गुणा 9 करने पर कितना आएगा? 324 ही आएगा और इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 45 आएगा। 36 प्लस 9 बराबर कितना आएगा? 45 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जोड़ा बन गया। अब इसे हम ऑफ वीडियो पर हल कर देंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। इस प्रकार से चलिए देखते हैं। x² - 36x - 9x प्लस की 324 बराबर 0। इसमें से हम क्या निकालेंगे? x कॉमन निकालेंगे। तो देखिए x यहाँ स्क्वायर था, सिर्फ बचेगा x। यहाँ 36 के साथ x था वो हट जाएगा। अब देखिए हम सेम टू सेम ये x - 36 यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया हमने x - 36। अब हमने देखा इस x के साथ 9 था तो कहाँ गया वो 9? साथ में यहाँ पर प्लस था, माइनस आ गया और इस x के आगे 9 माइनस का था वो भी गायब। तो इसका मतलब 9 लिए हमने कॉमन क्योंकि यहाँ 9 नहीं है और साथ में माइनस ले लिया क्योंकि यहाँ प्लस हो गया था। तो इस प्रकार से अब x - 9 को एक बार और x - 36 को एक बार लिख देंगे। अब इसके बाद इस प्रकार से एक बार इसको बराबर में 0 रखने पर, एक बार इसके बराबर में 0 रखने पर माइनस के 9 है, साइड प्लस के 9 आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 36 है, प्लस के 36। ये हमारा पहला हो चुका है। अब देखिए अगला देखते हैं हम। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है? x² - 55x प्लस के 750 बराबर 0। इसे हल करेंगे। देखिए x² - 55x प्लस के 750 बराबर 0। तो अब इससे पहले हम वीडियो पर हल करके देखा तो क्या पाया? 25 × 30 बराबर 750। 25 × 75 गुणा करने पर और जोड़ने पर कितने हो रहे हैं? 25 और 30 55 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। तो -30x - 25x माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 55x हो जाएंगे। अब एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया। इसमें से हमने लिया x कॉमन तो क्या बचेगा? x - 30 क्योंकि यहाँ से x चला जाएगा यहाँ से। सेम टू सेम पहले हमने ये कोष्टक यहाँ पर लिख लिया x - 30। देखिए क्या बदला होगा? यहाँ प्लस का था माइनस आ गया। इस x के आगे माइनस था वो चला गया, मतलब माइनस हमने कॉमन निकाला। इस x के आगे माइनस के 25 थे तो मतलब 25 भी नहीं है तो 25 कॉमन ले लिए। तो इस प्रकार से एक कोष्टक एक बार इसे कोष्टक में लिख देंगे और एक बार इसे कोष्टक में। x - 25 और x - 30 बराबर 0। अब इसे इन दोनों कोष्टक को एक एक बार 0 के बराबर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसे हमने एक बार 0 के बराबर में लिखा, एक बार इसे। तो x का मान 25 आ गया और एक x का मान 30 आ गया। मतलब इस समीकरण के दो मूल 25 और 30 हैं। इस प्रकार से ये भी हमारा एक आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और दूसरा हो गया। जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा उसमें कहा गया था कि इस अभ्यास का ये जो पहला उदाहरण है उन समीकरणों को हल कीजिए, तो हमने उनको हल कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो? 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182। दो संख्याएं हैं जिनका योग है 27 और गुणनफल कितना? 182। वो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो देखिए हम हल करते हैं इसे। माना पहली संख्या कितनी है, x और दूसरी संख्या y। प्रश्न के अनुसार दो कंडीशन दी गई हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। तो दोनों संख्याओं का योग मतलब क्या है, x प्लस वाई, और दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई। तो हम इसे कर देंगे। चलिए देखिए, तो ये x प्लस वाई बराबर 27 और x इंटू वाई बराबर 182। देखिए उन्होंने कहा था कि दो संख्याओं का योग कितना है, 27। तो हमने पहली संख्या x, दूसरी संख्या y बराबर 27। गुणनफल उनका बताया गया था 182, ये हमने मान लिया। अब किसी भी एक समीकरण में से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 27 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसे हम चाहें तो समीकरण नंबर 3 भी दे सकते हैं। समीकरण नंबर तीसरा देखिए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण जो कि प्रश्न की शर्त के अनुसार थी। ये तीसरा समीकरण हमने अपने अनुसार बनाया। x उस साइड पहुंच गया माइनस में। अब देखिए x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का यह मान, कौन सा मान, ये वाला मान 27 माइनस एक्स, इस वाले समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। चलिए देखिए, x का गुणा होगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 182। माइनस के एक्स स्क्वायर है तो 182 के बाद इसी काय के हो जाएंगे प्लस के एक्स स्क्वायर, प्लस के 27x हैं, इस साइड जाएंगे तो माइनस के 27x हो जाएंगे। इसे हम ठीक प्रकार से लिख लेंगे समीकरण के रूप में। इस वाले को 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब इसे हम हल करेंगे। अब देखिए ये जो 182 है उसका गुणा करेंगे इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो हो जाएंगे 182 एक्स स्क्वायर। 182 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितने बचे, माइनस के 27x, और गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर ही आए। तो देखिए अब इसे हम इस प्रकार से दो भागों में बांट लेंगे। 14 गुणे 13 करने पर कितना आएगा, 182। 14 प्लस 13 जोड़ने पर कितना आएगा, 27 आएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसे ऑफ कैमरा पर हल कर लेंगे, क्योंकि यदि ऑन कैमरा सॉल्व करते हैं इसे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसे सॉल्व किया तो माइनस 14x माइनस 13x, इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमने लिया x कॉमन, तो कितना बचा, x माइनस 14 बचा, क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ का x चला जाएगा। सेम टू सेम x माइनस 14 पहले हमने लिख दिया, पहले क्या लिख दिया, x माइनस 14। अब हमने देखा क्या क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ प्लस का चिन्ह था माइनस आया, यहाँ गुणा में 13 थे तो वो भी नहीं है यहाँ पर, और जो 13 थे वो माइनस में थे, जबकि यहाँ पर x है वो काय का है, प्लस का है, तो इसका मतलब यहाँ से माइनस का 13 निकाला गया कॉमन। इस प्रकार से x माइनस 13 और x माइनस 14 ये दो गुणनखंड हुए। अब ये एक बार इसको 0 के बराबर में लिखने पर और एक बार इसको 0 के बराबर में लिखने पर देखिए तो x का मान क्या कितना आया, 13 और 14। अब x के दो मान आए हैं। x हमारा क्या था, x थी हमारी पहली संख्या, देखिए x क्या थी हमारी पहली संख्या और y क्या थी दूसरी संख्या। यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यदि पहली संख्या 14 है तब दूसरी संख्या क्या होगी। तो x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यदि 13 रखेंगे तब y बराबर कितना आएगा, और यदि 14 रखेंगे तब y बराबर कितना आएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए देखिए तो x बराबर 13 रखा तो y बराबर 27 माइनस एक्स था, वहां पर 13 रख दिया तो y का मान कितना आया, 14। मतलब पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 14 है। यदि पहली संख्या जब x बराबर कितना है, 14, तब y बराबर कितना है, 13 आएगा। तो कोई भी एक संख्या मान लेंगे। तो यहाँ हमने मान लिया पहली संख्या कितनी है, 13, x का मान यदि कितना है 13, तो y का मान कितना आ रहा है, 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14। देखिए हमें प्रश्न क्या दिया था, दो संख्याओं का योग, ऐसे देखिए क्या था प्रश्न, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो देखिए हमने माना था पहली संख्या x दूसरी संख्या y,
दोनों संख्याओं का योग कितना था 27 और गुणनफल कितना था 182। इस प्रकार से हमने इन्हें हल किया था। फिर जो पहला समीकरण था उसमें से y का x का पक्षांतर किया तो किसका मान निकल आया y का, और ये y का मान समीकरण 2 में रख दिया। ये जो y का मान निकला था उसे हमने समीकरण 3 दे दिया था और समीकरण 3 से y का मान कहाँ समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, रखा मान x का गुणा होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों पहुंच गए इस साइड पक्षांतर होते हुए पहुंच गए, ये बन गया हमारा समीकरण। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस की 182, इसे हमने हल किया। देखिए 182, तो 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितने बचे 27x, तो 14 गुणा 13 करने पर 182 आते हैं और जोड़ने और घटाने पर 14 और 13 जोड़ने पर कितने होते 27। तो इस प्रकार से हमने ये गुणनखंड कर दिया, तो x का मान आया 13 और y का मान 14, या x का मान 14 है तो y का मान 13, मतलब एक संख्या 13 दूसरी कितनी है 14 है। इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। देखिए क्रमागत, मान लीजिए मैं हमारी पहली संख्या 3 है तो अगला क्रम में कौन सा होगा 4 होगा, क्यों 3 + 1, तो अगली संख्या क्या होगी 4 होगी। यदि मान लो हमारी कोई संख्या 8 है पहली संख्या, तो अगली संख्या क्या होगी 9 होगी। तो माना पहली संख्या x, तो अगली संख्या क्या होगी x + 1। अब उनका वर्ग करना और वर्ग करके फिर योग करना, और योग करने के बाद हमारा कितना होगा 365। तो देखिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने, पहला x दूसरा क्या है x + 1। देखिए क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365। क्रमागत पूर्णांक हमने कौन कौन से माने थे, एक माना था x, दूसरा क्या माना था x + 1 माना था। इनके वर्गों, देखिए पहला x इसका वर्ग और दूसरा क्या है x + 1 इसका वर्ग, इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना है 365। तो यहाँ पर बराबर में कर देंगे हम 365। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो इसका तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसका जो स्क्वायर खुलेगा वो किस प्रकार से खुलेगा a + b का होल स्क्वायर के नियम से खुलेगा। तो देखिए इसका स्क्वायर खोला हमने, ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, एक एक्स का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार 2x बराबर 365। अब ये एक्स का स्क्वायर ये एक्स का स्क्वायर जुड़ जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर, ये जो प्लस के बने उस साइड जाएंगे माइनस में, तो 365 - 1 बराबर बचेंगे 364। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर है 364। अब इसे हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो ये देखिए 364 में से 2 कॉमन लिए 182, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो ये बचा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे हम जो हमारा समीकरण रहता है उस रूप में लिखेंगे तो क्या रहेगा हमारा समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर सिर्फ 1 बचे। तो देखिए 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 आएगा और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर एक x चाहिए। तो इस प्रकार से हम हल कर देंगे इनके अनुसार समीकरण को हल करेंगे। इस प्रकार से इसे हल किया तो एक बार हमने इसे गुणनखंड बना लिया, एक खंड इसे बना लिया, इसमें से हमने कॉमन लिया x, तो यहाँ बचेगा x + 14, सेम टू सेम x + 14 हमने यहाँ निकाल लिया। तो देखा कि यहाँ से माइनस का चिन्ह गायब है और यहाँ से 13 गायब है, तो माइनस के 13 हमने लिख लिए, x - 13 को एक बार लिख लिया और x + 14 को, अब इन दोनों को 0 के बराबर में लिख देंगे। तो देखिए इन्हें हल किया तो क्या आया, x - 13 थे तो प्लस के 13 आ गए और यहाँ x + 14 थे तो यहाँ क्या आ गए x का मान -14। चूंकि उन्होंने पूछा था धनात्मक, क्या पूछा था उन्होंने धनात्मक, तो यदि x का मान हमारा जो यहाँ पर x का मान है 13 वही मान होगा, ना कि x बराबर 14 -14 मान्य नहीं होगा, हमारा सिर्फ मान होगा ये वाला x बराबर 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई तो अगली वैल्यू क्या होगी 13 + 1 मतलब 14। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए 13 और इसके अनुसार 14। तो इसे जब हमने हल किया तो x का मान कितना आया 13 आया
और x+1 का मान कितना आया, 14 आया। इस प्रकार से दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे 13 और 14 हो गए और यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए एक बार पूरे को। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला x दूसरा x+1, और इन दोनों को वर्गों का योग कितना था, 365 वर्गों का योग। इसका जो ये वाला है इसका हमने a+b का होल स्क्वायर के नियम के अनुसार खोल दिया, फिर जोड़ा, फिर इसके बाद दोनों पक्षों में इस साइड जो प्लस का 1 था उस साइड पहुंचा तो माइनस का हो गया, तो 365 माइनस 1 मतलब 364, 2 कॉमन लिया बचा 182, 182 प्लस का था इस साइड माइनस में आ गया। इसे हमने हल किया तो देखिए 14 और 13, 14 में से 13 जाएंगे, 1 बचेगा और जो गुणा करने पर 182, ठीक है। इस प्रकार से हमने हल किया तो x का मान प्लस का 13, x का मान माइनस के 14 यहाँ मान्य नहीं होगा प्रश्न के अनुसार, तो मान कौन सा होगा, 13। तो x का मान आ गया 13, तो अगली संख्या क्या होगी, x+1 मतलब 14। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्न वाले 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में को। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज कौन सा दिया है, समकोण, मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का रहता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या रहती है, h मतलब यहाँ पर ऊंचाई क्या रहेगी, लंब रहेगी। जो लंब है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है। देखिए समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बनेगा, हमें दिया क्या है, हम लिख लेंगे दिया है K4 कर्ण, कर्ण बराबर कितना दिया है, 13। तो कर्ण हमें दिया है और लंब और आधार हमें ज्ञात करना है, लंब L4 और आधार A4। चलिए देखिए तो हम प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। इसमें दिया है प्रश्न के अनुसार कि लंबाई जो है, ऊंचाई और लंबाई क्या है, एक ही है। लंबाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले आधार तो पता हो कि आधार कितना है, तब तो उससे 7 सेंटीमीटर कम करें। तो माना आधार कितना है, x, माना आधार बराबर x, तो उन्होंने लंब बताया है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार कितना है, x, तो लंब कितना होगा, x - 7। अब ये हमारा कर्ण है, आधार है और लंब है। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हम ये मान रख देंगे, ये हमारे पास कर्ण है, ये आधार और ये लंब है, मान रख देंगे। इस प्रकार से हमने ये मान रखे, 13 का स्क्वायर, लंब क्या है x - 7 का स्क्वायर और आधार क्या है x का स्क्वायर। अब इसे हम a - b के होल स्क्वायर के नियम के अनुसार हल कर लेंगे और ये लिखा रहेगा। इस प्रकार से चलिए हम हल करते, चलिए देखिए तो ये हो गया हमारा 13 13 169, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 14x, और ये सेम टू सेम लिखा रहने दिया। अब ये जो प्लस के 49 है इस साइड माइनस में आ जाएंगे, तो बाकी हमें इस ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर। इस प्रकार से हमने समीकरण को हल किया। तो देखिए जो 49 प्लस के साइड माइनस में गए तो बचे 120, यहाँ माइनस के 14, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 120 जो इस साइड प्लस के थे इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के 120 हो जाएंगे। इसे हम अच्छी प्रकार से लिखेंगे ठीक प्रकार से। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, 2 कॉमन निकाल लिया तो देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। इस प्रकार से अब हम इसे हल करेंगे। चलिए देखिए इसे हल करते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारा 60 है इसको दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना बचे, माइनस के 7x बचे, तो 12 पंचे 60, माइनस के 12x प्लस के 5x घटा देंगे तो माइनस के 7x बचेंगे। इसे हल करेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो आ गया x - 12, सेम टू सेम x - 12 पहले हमने लिख दिया। अब देखा क्या निकला होगा, तो देखिए यहाँ से 5 गायब है तो 5 कॉमन निकला, x + 5 और x - 12 बराबर 0। अब एक बार इसको इस कोष्टक को बराबर के 0 में रख देंगे, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर में रख देंगे। तो देखिए हमारी क्या वैल्यू आई, x बराबर -5 और x बराबर 12। अब देखिए x हमने किसे माना था, x माना था हमने आधार को, x किसे माना था, आधार को। और दूरी कभी भी जैसे आधार की लंबाई या जो कुछ भी है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो जो हमारे x के दो मान आ रहे हैं, x बराबर -5 और x बराबर 12, उसमें से -5
अमान्य होगा और x का सही मान कितना माना जाएगा 12। तो ये x मतलब किसका मान आया है, आधार का मान। आधार का मान कितना आया है 12, आधार का मान 12 और जो लंब है हमारा उसका मान कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि कर्ण हमारा कितना दिया है 13 दिया, कर्ण कितना दिया है 13, तो हमने कर्ण 13 लिख लिया। अब उन्होंने कहा जो लंब है वो आधार से 7 कम है, तो पहले हमें आधार होम पता होना चाहिए, तो हमने माना आधार कितना x, तो लंब कितना होगा x - 7। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। इसके अनुसार अब x - 7 का होल स्क्वायर जो हमने खोला वो a - b के होल स्क्वायर के नियम के अनुसार खोला। इसे सॉल्व करते हुए हमने ये हमारे सरल समीकरण के रूप में आ गया। सरल समीकरणों को हमने हल किया, तो इसे हल करने पर देखिए ये x - 12x और प्लस के 5x - 60 इस प्रकार से हल किया, क्योंकि 12 × 5 = 60, जोड़ने घटाने पर हमारा कितने आना चाहिए 7। तो x का मान आया 5 -5 और x का दूसरा मान कितना आया 12 प्लस के 12। तो इस प्रकार से जो ऊंचाई दूरी है ये हमारी ऋणात्मक नहीं हमेशा धनात्मक के रूप में मानी जाती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ x का मान कितना मानेंगे 12 मानेंगे, ये हमारा मान्य होगा। तो x हमने किसे माना था आधार को। जब हमारा आधार कितना है 12 तो लंब कितना होगा 12 - 7 मतलब 5। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये जो प्रश्नावली 4.2 है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगला क्वेश्चन 6वां, देखिए प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, मान लो उस समय दीपावली का त्योहार था और ये जो बर्तन बना रहा है मान लो कुम्हार बर्तन बना रहा है। अब देखिए तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब प्रत्येक नग मतलब एक एक नग, एक एक बर्तन की जो लागत है वो क्या है, उस दिन जो कुल बर्तन बने हैं बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। जो एक बर्तन की लागत थी वो क्या थी, एक बर्तन की लागत उस दिन जो कुल बर्तन बने उसके 2 गुने के 3 अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत कितनी हो, दिन भर की कुल लागत हो निर्माण लागत 90 रुपये, तो हमें क्या ज्ञात करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या ये बताना है कि बताइए कुल कितने बर्तन बने और एक बर्तन पर एक बर्तन की कितनी लागत है। तो देखिए एक बर्तन की कितनी लागत है, मान लो त्योहार था दीपावली का, कुम्हार बर्तन बना रहा है तो उसके जो एक बर्तन की लागत है वो क्या है, वो उस दिन के कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो पहले हमें उस दिन के कुल बर्तन की संख्या तो पता होना चाहिए, तब तो हम उसका 2 गुना करेंगे और फिर 3 अधिक करेंगे। तो माना उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या कितनी है x, तब एक बर्तन या एक नग का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने मतलब 2x, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, मतलब एक नग का मूल्य क्या होगा 2x + 3। चलिए लिखते हैं। तब एक बर्तन या एक नग का मूल्य क्या होगा, उस दिन जितने बर्तन बने हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक है। एक बर्तन का मूल्य क्या है, मूल्य या लागत क्या है, उस दिन जितने बर्तन बने थे, कितने बर्तन बने थे उस दिन x बर्तन बने थे, उसके 2 गुने से 3 अधिक। चलिए देखिए प्रश्न में और क्या कहा गया, दिन भर की कुल लागत कितनी है 90 रुपए थी उस दिन। कुल लागत मतलब एक बर्तन का मूल्य गुणे सब बर्तन जितने उसने बर्तन बनाए थे। देखिए कुल निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपए। अब चलिए हम प्रश्न का हल करते हैं। तो हमारा कुल मूल्य कितना हुआ, उस दिन का जो कुल मूल्य है वो क्या होगा, कुल बर्तनों की संख्या उस दिन कुल कितने बर्तन बने गुणा एक बर्तन का मूल्य। मान लो जैसे हमें 1 किलो आम का मूल्य पता है, 1 किलो आम या जो भी
1 किलो आम का मूल्य पता है। अब हम कहें 10 किलो आम का मूल्य बताइए, तो क्या करेंगे? 1 किलो आम का मूल्य मान लो 5 रुपए है, तो 10 किलो आम का कितना होगा? 10 गुणे 5 होगा। इसी प्रकार से हमें कुल मूल्य कब पता होगा? जब हमें एक बर्तन का मूल्य पता है। एक बर्तन का मूल्य गुणा कुल बर्तनों की संख्या। तो देखिए कुल बर्तनों की संख्या कितनी दी गई है? उस दिन जो कुल बर्तन बने थे वो थे x, और एक बर्तन का मूल्य कितना है? मूल्य या लागत, एक बर्तन या नग का मूल्य कितना है? 2x प्लस 3। तो यहाँ देखिए कोष्टक में की दे रहे हैं 2x प्लस 3, इस प्रकार से। तो कुल मूल्य कितना आ जाएगा? x इंटू 2x प्लस 3, ये आ जाएगा कुल मूल्य उस दिन भर की लागत। यहाँ लागत की जगह पे हम मूल्य कह रहे हैं और नग की जगह पे बर्तन कह रहे हैं। जबकि प्रश्न में दिया गया है कि कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए थी। कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्माण लागत या निर्माण का कुल मूल्य यहाँ जो दिया है वहाँ पर हम 90 लिख देंगे, 90 लिख देंगे और इसको हम हल कर देंगे, x का गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम इसे हल करेंगे तो 2x² और 3x हो जाएंगे, प्लस के 90 इस साइड माइनस में हो गए। इस प्रकार से हमारा समीकरण ये हो गया। देखिए उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या x। प्रश्न में दिया था कि जो एक बर्तन या एक नग का मूल्य है, उस दिन जो बर्तन बने उनकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक नग की जो लागत है वो कितनी है? उस दिन के जो बने कुल बर्तन है उनकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, ये हमने कर लिया था। तो कुल मूल्य हमारा कितना आएगा? तो कुल बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का मूल्य। जब हमें एक बर्तन का मूल्य पता होगा तो जितने भी संख्या है उससे गुणा कर देंगे। तो कुल बर्तनों की संख्या थी x और एक बर्तन का मूल्य था क्या? 2x प्लस 3, और ये 90 हमें प्रश्न में दिया गया था। उस दिन की कुल मूल्य या कुल लागत 90 हमें दिया गया था। ये प्लस का 90 है साइड माइनस में आ गया। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसे हम करेंगे हल। इस प्रकार से अब ये देखिए 90 गुणा 2 करेंगे तो कितने आएंगे? 180। इस 180 को इस प्रकार से तोड़ना है दो भागों में कि गुणा करने पर तो 180 आए, जोड़ने और घटाने पर कितने आए? जोड़ने या घटाने पर 3x आने चाहिए। तो 90 गुणे 2x, और यहाँ 2x² होना था। तो 180 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए? 3x, और गुणा करने पर 180 ही आने चाहिए। तो हम ऑफ कैमरा पर इसे पूरी तरीके से हल कर लेंगे। चलिए देखिए, तो 12 गुणे 15 या 15 गुणे 12 करने पर 180 आ रहा है। 15 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3x बचेंगे। अब देखिए इसे हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमने लिया x कॉमन, तो 2x प्लस 15, हमने 2x प्लस 15 सेम टू सेम यहाँ लिख दिए। अब हमने देखा क्या निकला होगा, तो देखिए यहाँ से निकला होगा -6, क्योंकि हमने पहले ये कोष्टक जिस प्रकार से आया सेम टू सेम पहले हमने इस कोष्टक को लिख दिया। हमने देखा कि -6 कॉमन निकल रहे हैं। इस प्रकार से एक बार ये और एक बार ये दोनों कोष्टक को 0 के बराबर में लिखने पर, तो देखिए दोनों समीकरणों के अनुसार दोनों कोष्टक को हल किया तो x का मान आया 6 और दूसरे x का मान कितना आया? -15/2। अब यहाँ ये x क्या है? बर्तनों की संख्या, और यहाँ पर हमें आगे मूल्य भी निकालना है। तो जो बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है कि -5 बर्तन है, -3 बर्तन है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला अमान्य माना जाएगा। ये क्यों कैसा माना जाएगा? अमान्य, और ये हमारा मान्य माना जाएगा। तो सही मान क्या है? x बराबर 6। तो कुल बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। अब ये तो एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी आएगी? तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। तो इस प्रकार से उस दिन कुल बर्तनों की संख्या कितनी है? 6, और एक बर्तन का मूल्य कितना हो गया? 15। एक बर्तन की लागत कितनी आ रही है? 15 रुपए। एक बर्तन को बनाने की लागत आ रही है 15 रुपए, और उस दिन जो कुल बर्तन बने हैं वो हैं 6। तो इस नियम के अनुसार उस दिन की लागत कितनी होगी? 15 छक्का 90, क्योंकि एक बर्तन का मूल्य कितना है? 15, और कुल बर्तन कितने हैं? 6। तो 15 छक्का 90, तो कुल लागत कितनी हो गई? 90। इसी के नियम के अनुसार हमने ये किया था कि कुल बर्तनों की संख्या यहाँ मान लो 6 और एक बर्तन का मूल्य कितना है? 15, तो 15 छक्का 90। इस प्रकार से हमने प्रश्न किया था। इसे ठीक प्रकार से देख लें और समझ लें।
यहाँ तक इसे हमने हल किया था। देखिए उन्होंने प्रश्न क्या कहा था, देखिए कि जो एक बर्तन की लागत है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत या एक बर्तन का मूल्य है, क्या है उस मूल्य, उस दिन जो कुल बर्तनों की संख्या है उसके दोगुने से 3 अधिक है। तो माना कुल बर्तन कितने हैं x, तो जो बर्तन का एक बर्तन का मूल्य होगा वो क्या होगा, कुल बर्तनों की संख्या के दोगुने मतलब x का दोगुना प्लस 3 अधिक। इस प्रकार से निर्माण का कुल मूल्य कितना है, देखिए कुल मूल्य मतलब क्या होगा, कुल बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन का मूल्य। तो कुल बर्तनों की संख्या है कितनी x और एक बर्तन का मूल्य कितना है 2x प्लस 3। इस प्रकार से इसे हल किया तो x के मान हमारे कितने आए, 2 मान आए, एक 6 और एक -15/2। तो ये माइनस वाला माना नहीं जाएगा और ये x बराबर 6 वैल्यू मानी जाएगी। ये 6 रख दिया तो 6 x का मान कितना आया 6, तो एक बर्तन का मूल्य कितना आएगा 2x प्लस 3 के अनुसार ये आएगा 15। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो गया। धन्यवाद।